संपूर्ण साहित्य शास्त्र। अब साहित्य शास्त्र होता क्या है? साहित्य शास्त्र किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण करके उसके गुण, दोष आदि का विवेचन साहित्य शास्त्र का विषय है। साहित्य शास्त्र में क्या होता है? किसी भी चीज को हमें डीप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, उसके बारे में हमें सोचना है कि वो क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसका अर्थ निकालना है, उसके अंदर क्या कमी रह गई, वो कमी को सोचना है। मतलब हम कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हम उसे याद करना, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे हमें क्या सीख सकते हैं, उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग कुछ और ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो होता है साहित्य शास्त्र। साहित्य तो वो होता है जो लिख दिया गया। साहित्य शास्त्र क्या होता है? उसको पढ़कर समझना, उसके दोष निकालना, ये साहित्य शास्त्र का विषय होता है। संस्कृत में इसके लिए अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र शब्द प्रचलित हैं। अब संस्कृत में से अलंकार शास्त्र भी कहते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार वो शब्द होते हैं जो भाषा को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साहित्य के अंदर अगर हम अलंकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भाषा बड़ी नीरस हो जाएगी, मतलब उसको पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको और अच्छा सुनने लायक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र। काव्य भी, कविता सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है, कविता सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है। तो कविता के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो लोग सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग गीत के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं, संगीत के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं, वैसे काव्य शास्त्र है। मतलब साहित्य शास्त्र को काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र भी कह सकते हैं। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में साहित्य की जगह काव्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे रामायण, रामायण क्या है? साहित्य है, लेकिन उसे महाकाव्य कहा गया है, उसे संस्कृत में महाकाव्य कहा गया है। चूंकि आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए काव्य शास्त्र की जगह साहित्य शास्त्र का प्रयोग किया था। पहले संस्कृत चलती थी तो उसे काव्य शास्त्र कहा जाता था, लेकिन आजकल जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम के अंदर हम काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इसको साहित्य शास्त्र बोल रहे हैं। तो ये होता है साहित्य शास्त्र, जिसको हम काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं और अलंकार शास्त्र भी कह सकते हैं। अब संस्कृत के कुछ आचार्य हैं और हिंदी के साहित्यकार हैं जिन्होंने काव्य की अलग अलग परिभाषा दी। उनके अकॉर्डिंग काव्य की परिभाषा सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो यहाँ 12-13 जो आचार्य हिंदी साहित्यकार है जिन्होंने काव्य की परिभाषा दी है। तो अलग अलग साहित्यकार के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे पहला है भामह, ये साहित्यकार है, भामह नाम है इसका। तो इसने जो काव्य की परिभाषा दी है वो क्या दी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्य मतलब शब्द और अर्थ के सहित साहित्य काव्य है। मतलब जिसके अंदर शब्द और अर्थ दोनों समझ में आए वो काव्य है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ के सुना दिया, सुनने में अच्छा लगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है तो उसे काव्य नहीं माना जा सकता। भामह के अकॉर्डिंग शब्द और अर्थ के सहित जो साहित्य है उसे काव्य कहेंगे। वह साहित्य जिसके अंदर शब्द और अर्थ दोनों है उसे काव्य कहेंगे। कौन कहता है? ये भामह कहता है। दूसरा है वामन। अब वामन क्या कहते हैं? काव्य शब्दो अयम गुणालंकार साहित्यो शब्दार्थ यो वर्तते। वो कहता है काव्यो शब्दोयम, मतलब काव्य में जो शब्द यूज हो रहे हैं, यानी कि गुण अलंकार साहित्य, मतलब जो शब्द और अर्थ है उस गुण और अलंकार के संयुक्त शब्दार्थ। गुण जो शब्द का गुण है, किस तरीके, मतलब किस टाइप का शब्द हम यूज कर रहे हैं, और उसके साथ हमने अलंकार भी यूज कर लिया। जैसे कमल चरण, कमल के समान चरण, ठीक है, कमल नयन, कमल के समान आंखें। तो जहां पर अलंकार भी है, शब्द भी है और उनका अर्थ भी है तो वो काव्य है। ऐसा कौन कहता है? वामन। इसने गुण भी डाल दिया। इसने क्या डाल दिया? गुण अलंकार से संयुक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। गुण एवं अलंकार से संयुक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। तो ये कौन कहता है? वामन। तीसरा है रुद्रट। रुद्रट कहता है शब्दार्थो काव्यम। तो ये वही कह रहा है शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। जैसे भामह ने कहा था ना शब्द और अर्थ सहित साहित्य जो है वो काव्य है, तो ये भी कह रहा है, रुद्रट भी कहता है शब्द और अर्थ का संयोग, जहां पर शब्द और अर्थ को मिला दिया, संयोग का मतलब होता है मिला देना, शब्द और अर्थ को जहां मिला दिया जाता है वो काव्य है। कौन कहता है? रुद्रट। फिर है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन क्या कहते हैं? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, मतलब शब्द और अर्थ से युक्त शरीर, मतलब शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वो काव्य है। मतलब मेन चीज क्या है? शब्द और अर्थ। तो जिसका वो काव्य जिसका शब्द और अर्थ शरीर है। जैसे एक बॉडी है, शब्द और अर्थ को मिला के जो बॉडी बन रही है वो काव्य है। तो ये कहता है आनंदवर्धन। ये किसने कहा? आनंदवर्धन। तो डिफरेंस करना पड़ेगा। भामह ने तो कहा शब्द और अर्थ सहित साहित्य जो है वो काव्य है, रुद्रट ने कहा शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है, और आनंदवर्धन ने कहा
शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वह काव्य है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मम्मट क्या कहता है? मम्मट कहता है शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः कयापि। शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष ना हो, शब्द और अर्थ की संगति होनी चाहिए, शब्द और अर्थ मिलना चाहिए, लेकिन जिसमें दोष ना हो, कोई बुराई ना हो, गुणों से युक्त हो, कभी कभी अलंकृत हो। सबकी बातों को डाल दिया इसने, ऊपर जो चार थे सबकी बातों को डाल दिया। शब्द होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, गुणों से युक्त होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, और उसे अलंकृत होना चाहिए। तो वो क्या है? काव्य है। मम्मट ने सब कुछ मिक्स कर डाला। ठीक है, कहता है शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः कयापि, मतलब शब्द और अर्थ संगति जिसमें दोष ना हो, गुणों से युक्त हो और कभी कभी अलंकृत हो, वह काव्य है। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य जो होते हैं वो काव्य है। रसात्मक मतलब जिनको पढ़कर आनंद की अनुभूति हो, ठीक है, जिनको पढ़कर सुकून मिले, ऐसे वाक्य काव्य हैं। तो रसात्मक वाक्य जो है वो काव्य है, ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। रमणीय मतलब मन को अच्छा लगने वाला, मन में रमने वाला। जैसे कभी कभी हम कोई भक्ति चीज देखते तो उसके अंदर डूब जाना, वो होता रमणीय। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वही काव्य है। काव्य वो है जो वो अपने अंदर डुबो दे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण मतलब अपने अंदर के विचारों को ढूंढना। अंतर मतलब हमने किसी की बात सुनी, किसी का काव्य सुना, उसको सुनकर हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को खुद को एनालाइज कर रहे हैं, जो उसने कहा वो चीज हमारे अंदर है या नहीं है। ऐसी कविता जो हमें खुद पर विचार करने के लिए मजबूर कर दे, खुद को सोचने, जैसे भागवत है। भागवत सुनते तो हम खुद में डूब जाते हैं, अपने अंदर वो चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है अंतःकरण, अपने अंदर का, अपने अंदर की बातों को समझना, अपना खुद का निचोड़ निकालना कि हमारी वृत्ति कैसी है, हम वैसा कर सकते या नहीं कर सकते। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। वो कविता जो हमें खुद के बारे में सोचने, अपने अंतःकरण करने पर मजबूर कर दे, बाध्य कर दे, वही कविता है। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद कहते हैं काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य जो है आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। मतलब वही सेम चीज महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली है। काव्य आत्मा की संकल्प, ऐसी कविता जिसको हम हमारी आत्मा संकल्प ले, जिससे कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हमारे अंदर भी वो अनुभूति हो, हमारे अंदर भी वो ऐसा करने की इच्छा जागे। जैसे जब हमारा देश गुलाम था तो लोगों को ऐसे जो राइटर थे ऐसी ऐसी चीजें लिखते थे जिसको पढ़कर लोगों को जोश आए। सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसे ऐसे गीत लिखे जाते थे, वंदे मातरम। ठीक है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर लोग इतना डूब जाए, इतना मगन हो जाए कि उन्हें देश के आगे कुछ ना दिखे, उसको पूरी तरह से वो खो जाए, अपने आप को डुबो दे। तो वो संकल्प होता है, जिससे संकल्प की अनुभूति आती है, तो वो काव्य है। काव्य आत्मा की संकल्प अनुभूति है। ठीक है, और ये इसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। सर, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। भारत हमारी माता है, इसमें विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। धरती को जो अपनी माँ कह रहा है उसके अंदर जोश भरने के लिए कहा गया है, ताकि वो उसके लिए लड़े। धरती उसकी माँ है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, ऐसा कोई साइंस नहीं है। ठीक है, पंत क्या कहते हैं? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता जो है हमारे परिपूर्ण क्षण, ऐसे क्षण जो हमने पूरी तरह से जिए हुए हैं। कई बार कवि क्या होता है, अपने जो अपना पास्ट जो होता है उसको लिखता है। जैसे कि कभी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में ही लिख रहा है, तो उसने उस क्षणों को पूरी तरह जिया है। तो उन क्षणों को जब उसने पूरी तरह जिया है, तो अपनी फीलिंग्स को जब निकाल के रख रहा है, तो उस वाणी को कविता कहते हैं। ठीक है, प्रेमचंद क्या कहते हैं? काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य जो है जीवन की आलोचना है। जैसे उसने गोदान काव्य लिखा, जिसके अंदर होरी और उस पूरी कहानी लिख डाली उसने। मतलब जो जीवन के एक्सपीरियंस से जो उसने लिखा है, जीवन के एक्सपीरियंस से जो उसने लिखा, जो देखा, जो अपने चारों ओर देखा उसको लिखा, उसकी आलोचना ही काव्य है। उसकी आलोचना करना, उसके बारे में लोगों को बताना, वही काव्य है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। कविता जो पहले कविता है, बाद में शब्द है। मतलब कोई कविता कोई केवल शब्द नहीं है, वो पहले कविता है, उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ अर्थ है, शब्द वो बाद में। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ कहते हैं कविता प्रबल भावों का सहज उच्छ्वास है। प्रबल भाव मतलब जो हमारे मन के अंदर बहुत बड़े बड़े भाव उभर रहे हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे,
तो उन्होंने अपनी बेटी की बस सरोज स्मृति लिखी थी, उन्होंने अपनी बेटी की याद के बारे में लिखा था। तो उनके मन के अंदर वो प्रभाव, वो जो उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको सहज सहज तरीके से उन्होंने कविता के अंदर उतार दिया। तो कविता प्रबल भावों का सहज उच्छ्वास है। तो ये है साहित्य शास्त्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। काव्य हेतु मतलब काव्य करने का कारण क्या होता है, काव्य करते क्यों हैं, और काव्य हेतु का मतलब काव्य करने का उद्देश्य क्या है। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।